वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर। पीएम मोदी और सदर पुतिन अपने कसीर जहती ताल्लुकात का लेंगे जायजा। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से किया मुत्तला। ब्रितानिया के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की जबरदस्त अक्सरियत से जीत, कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त। कीर स्टार्मर होंगे ब्रितानिया के अगले वजीर आजम। पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के रहनुमा कीर स्टार्मर को दी मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस पहुंची भारतीय टीम ने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। क्रिकेटर्स ने उनके तजर्बात पर हुई बातचीत। खिलाड़ियों से बात करते हुए वजीर आजम खुश नजर आए। वजीर आजम ने पेरिस ओलंपिक जाने वाली भारतीय टीम से भी की मुलाकात। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव और किंजरापू राम मोहन नायडू की मौजूदगी में गति शक्ति यूनिवर्सिटी नीट पीजी इम्तिहान की नई तारीखों का ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में होगा इम्तिहान। मजीद मालूमात जल्द ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी दस्तयाब। आसाम में सैलाब की वजह से हालात अबतर। वजीर आला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का लिया जायजा। अगले 4-5 दिनों तक मगरबी और शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशों का रेड अलर्ट जारी है। मैं हूं साइमा खान, अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 और 10 जुलाई के दरमियान रूस और ऑस्ट्रिया के सरकारी दौरे पर होंगे। पीएम मोदी रूस के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान 8 और 9 जुलाई को भारत रूस सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात का तफसीली जायजा लेने जाने का इम्कान है। भारत और रूस के दरमियान गहरे इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात हैं और मुसलसल बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात करीब तर हुए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा रूस के दौरे पर लगी हुई हैं। भारत और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रिवायती फौजी और तवानाई के शोबों के अलावा दीगर शोबों तक फैली हुई है। वज़ीर-ए-आज़म रूस के दौरे के बाद ऑस्ट्रिया जाएंगे। 41 सालों में किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के ऑस्ट्रिया के इस पहले दौरे को सिफारती ताल्लुकात के नुक्ता नज़र से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। ये किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया का पहला दौरा होगा। और ब्रितानिया में लेबर पार्टी 14 साल बाद इक़्तिदार में वापस आ गई है। लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तें हासिल की हैं और हुकूमत बनाने के लिए दरकार 326 नशिस्तों का हिंदसा अबूर कर लिया है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली हैं। इन नताइज के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि लेबर पार्टी के रहनुमा कीर स्टार्मर ब्रितानिया के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। काबिल जिक्र है कि स्टार्मर को 2020 में जर्मी कॉर्बन की जगह लेबर पार्टी का नया लीडर मुंतखब किया गया था। 2019 के इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में 364 नशिस्तें हासिल की और बोरिस जॉनसन वजीर आज़म बन गए। इससे पिछली बार के मुकाबले 47 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन इस बार सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अपनी पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी ली है, जबकि कीर स्टार्मर जो ब्रितानिया के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, उन्होंने सबके लिए काम करने की बात कही है। सेंट्रल लंदन में अपने हामियों से खिताब करते हुए स्टार्मर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंडेट अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लाता है। उन्होंने मुल्क को दोबारा अवामी खिदमत की सियासत की तरफ ले जाने की बात कही। ब्रितानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी को इंतखाबात में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए ऋषि सुनक ने लेबर पार्टी को इसकी जीत पर मुबारकबाद दी है। He has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight.
There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के आम इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने वाले लेबर पार्टी के रहनुमा कीर स्टारमर को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बरतानिया के आम इंतखाबात में कीर स्टारमर को उनकी शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। मैं बाहमी तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देते हुए तमाम शोबों में भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुस्बत और तामीरी ताउन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक जी आपकी काबिल सताइश क़यादत और आपके दौर में भारत और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने में फ़ाल शिराकत के लिए आपका शुक्रिया। आप और आपके अहले खाना को मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात। मरकजी वुज़रा अश्वनी वैष्णव और किंजरापू राम मोहन नायडू की मौजूदगी में एयरबस और गति शक्ति यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। MOU के मुताबिक बीटेक एविएशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 40 तलबा को एविएशन इंडस्ट्री में आलमी मयार की तरबियत फराहम की जाएगी। इसका मकसद शोबे की ज़रूरत के मुताबिक हुनर फराहम करना है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने उम्मीद जाहिर की है कि इस इक़दाम से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। पहला बीटेक एविएशन कोर्स एयरबस के साथ मिलके आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ विशेषता इसमें यह है कि जो 40 बीटेक स्टूडेंट्स लिए जाएंगे उनकी कंप्लीट ट्यूशन फीस, रहने की फ़ीस, सारे के सारे खर्चे 1-2.5 लाख रुपए पर एनम की स्कॉलरशिप के जरिए एयरबस उसकी व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ एयरबस अपने फैक्ट्रीज़ में और अपने ऑपरेशंस में इन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप और मेंटोरशिप भी करेंगे। एयरबस साथ ही साथ गतिशक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक चेयर प्रोफेसर भी स्थापित कर रहा है। करीब 15,000 टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस पूरे प्रोसेस में। वहीं मरकजी वजीर किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि भारतीय शहरी हवाबाजी की सनत तेजी से तरक्की करने वाला शोबा है। ऐसे में हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करना भी जरूरी है। ये मुआहदा इस सिमत में कारगर साबित होगा और जल्द ही सिविल एविएशन का शोबा मुसाफिरों की तादाद में रेलवे को पीछे छोड़ देगा। Civil aviation, if you see, is the most promising sectors of this country. It is the most fastest growing sectors also in the country at the moment. We are carrying 5 lakh passengers every day through our air travel, and pretty soon we'll be closer to railways. I hope we are going to be, airways is going to be the new railways under the leadership of Prime Minister Modi ji. From 2014 to now, in this last 10 years, the number of airports have also increased from to the tune of 74 to up to almost 157. And under the UDAN scheme, which has been a revolutionary scheme in civil aviation, we have connected the Tier 2, Tier 3 cities, and we have made air travel more accessible to the rural and remote parts of the country also. और भारत में एयरबस के सदर और MD रेमी मिलार्ड ने कहा कि हम भारत के गति शक्ति मिशन की हिमायत करते हैं। मुआहदे के तहत एयरबस सिविल एविएशन के शोबे में हुनरमंद इफरादी कुव्वत तैयार करेगी, जिसकी मांग पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। It is a very special day for Airbus today. Just 8 months ago, we signed an MOU with the Gati Shakti University here in this very room for a holistic partnership to develop aerospace human capital for India. Today we're back here to deliver on our promise, to walk the talk on developing a vital pillar of any industry ecosystem, skilled manpower. We subscribe to the Government of India's Gati Shakti vision of seamless and efficient connectivity. We're committed to developing India as a global aviation hub.
और नीट पीजी इम्तिहान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने बताया कि पीजी नीट का इम्तिहान 11 अगस्त को लिया जाएगा और पहले ये इम्तिहान 22 जून 2024 को होना था। 2 शिफ्टों में मुनक्किद होने वाले नीट पीजी इम्तिहान से मुतालिक मजीद मालूमात जल्द ही बोर्ड की सरकारी वेबसाइट netboard.edu.in पर दस्तयाब होगी। और दिल्ली जल बोर्ड घपले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुल्क के कई मकामात पर छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में छापे मारे हैं। छापे में नकदी, कुछ दस्तावेजात और डिजिटल सबूत मिले हैं। ईडी ने इंसदादे बदउनवानी ब्रांच GNCTD नई दिल्ली की तरफ से दर्ज कराई गई FIR की बुनियाद पर कार्रवाई की है। FIR में यूरोटेक इन्वायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी और दीगर पर महंगे निर्खों पर टेंडर जीतने के लिए साजिश का इल्जाम लगाया गया है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब केस से मुतालिक CBI केस में BRS लीडर के कविता की अदालती हिरासत में 18 जुलाई तक तौसी कर दी है। कविता को इस मामले में CBI ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वहीं हाथरस से मुतालिक बड़ी खबर में ADG जोन ने वाक़े से मुतालिक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है, जिसके बाद रियासत के DGP और चीफ सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को देती है। SIT ने अपनी रिपोर्ट में जिला मजिस्ट्रेट और SP समेत 100 लोगों के बयानात दर्ज किए हैं और तकरीब के इनेकाद की इजाज़त देने वाले SDM सिकंदरा राव का बयान भी ले लिया गया है। रिपोर्ट में सबके बयानात की बुनियाद पर तैयार की गई है। ADG आगरा की क़यादत में मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई थी। SIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब जुडिशल कमीशन इस मामले की तहकीकात कर रहा है और इसलिए SIT की तहकीकाती रिपोर्ट भी जुडिशल कमीशन को पेश की जाएगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम नए संगमील उबूर करता जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि PM की क़यादत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम साल ब साल नए संगमील उबूर कर रहा है। भारत ने 2023-24 में दिफाई पैदावार में अब तक का सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है। पैदावार की कीमत 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल 2023-24 की पैदावारी कीमत से 16.8% ज्यादा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सनत बशमूल DPSUs, दीगर PSUs और दिफाई साजोसामान तैयार करने वाली निजी सनतों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हुकूमत भारत को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के आलमी मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए मजीद हौसला अफजा इंतजामात के लिए पुरअज़्म है। भारत की सालाना दिफाई पैदावार साल 2023 से 2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बहुत हौसला अफजा तरक्की। इस कामयाबी में ताउन करने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद। हम अपनी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने और भारत को दिफाई मैन्युफैक्चरिंग का आलमी मरकज बनाने के मकसद से एक साजगार माहौल तैयार करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। ये हमारे हिफाजती निज़ाम को बेहतर बनाएगा और हमें खुद कफील बनाएगा। मानसून की आमद के बाद मुल्क की कई रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ रियासतें ऐसी हैं कि जहां शदीद बारिश और सैलाब की वजह से सूरत हाल संगीन बन गई है। महकमे मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों के साथ साथ समुद्री इलाकों के लोगों को दरियाओं और आबशारों से दूर रहने का मशवरा दिया है। दिल्ली की बात करते हैं तो महकमे मौसमियात ने अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली में जबरदस्त बारिश की पेशनगोई की है और इसके अलावा 5 और 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश का खदशा जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कुछ अजला में मूसलाधार बारिश, तूफान और बिजली गिरने के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के 5 अजला में छुट्टी का ऐलान किया गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब जैसी सूरत हाल है। अगले 4-5 दिनों तक मगरबी और शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत की रियासतों समेत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
आसाम में सैलाब की वजह से सूरत हाल कशीदा है। वजीर आला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। अगले 4-5 दिनों तक मगरबी और शुमाल मशरक़ी भारत में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसाम के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ दीगर कई दरियाएं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 अजला के 2800 देहातों के 21 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मोरेगांव जिले में सैलाब की सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन है और हजारों लोग बदहाल हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक आसाम के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जिले के 194 गांव ज़ेर-ए-आब हैं। आसाम में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है। तकरीबन 12,000 देहाती अजला इंतजामिया की तरफ से कायम इमदादी कैंपों और इमदादी तकसीम के मराकज़ और सड़कों, स्कूलों की इमारतों और ऊंची जगहों पर पनाह ले रहे हैं। इंतजामिया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 10 मेडिकल टीमें तैनात कर दी हैं और उनके घरेलू साजो सामान, धान, चावल और फसलें सैलाबी पानी से तबाह हो चुकी हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद स्नैप पोल कराए जा रहे हैं। जुम्मे को सदारत इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग हुई। गार्डियन काउंसिल ने 4 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी थी। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका और ऐसे में रन ऑफ पोल कराना जरूरी हो गया और इस मरहले में टॉप 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। रन ऑफ पोल के लिए आज वोटिंग होगी और इस्लाह पसंद रहनुमा मसूद पेचियान और कदामत पसंद सईद जलीली के दरमियान मुकाबला होगा और इसके साथ ये तय हो जाएगा कि ईरान का अगला सदर कौन होगा। वोटिंग 28 जून को हुई थी और वोटों की गिनती 29 जून को हुई थी। डाले गए मजमूई वोटों का 42.5% पेजिशियान ने हासिल किया, जबकि सईद जलीली सिर्फ 38.8% वोट हासिल कर सके। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बकर ने 13.8% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ऐसे में अब रन ऑफ पोल में पेचिशियान और जलीली के दरमियान मुकाबला होगा। इटली के एस्ट्रोम्बोली जजीरे पर आतिशफिशा से मुतालिक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। माउंट एटना से बहने वाले लावे ने आसमान को सिया धुएं और राख से ढांप लिया है। इस वजह से आला हुक्काम ने कैंटलियाना हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। माउंट एटना के मुंह पर भंवर जैसी आतिशफिशा सरगर्मी इस हफ्ते 4 साल बाद जोरदार धमाके के साथ तेज हो गई है। माउंट एटना 1330 मीटर ऊंचा आतिशफिशा है। ये यूरोप का सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा है। समुद्री तूफान बेरिल ने जजायर कैमेन और जमीका में तबाही मचाने के बाद मैक्सिको से टकरा गया है। बेरिल ने मैक्सिको के आला सयाहती मकामात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान जजीरा नुमा युकाटन के मशरकी साहिल पर मैक्सिको के साहिली तफरीही मकाम टोलम तक पहुंच गया है। तूफान से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। समुद्री तूफान बेरिल ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कई छोटे करेबियाई जजीरों में तबाही मचाई है। मैक्सिको के शहर कैनन का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा आखिरी परवाज को पकड़ने के लिए सयाहों से भरा हुआ था। रियासती गवर्नर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि तकरीबन 100 परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में शिरकत करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीटिंग की तस्वीर मुश्तरक करते हुए लिखा कि मुझे यकीन है कि हमारे खिलाड़ी अपना बेहतरीन मुजाहिरा करेंगे और भारत का सर फख्र से बुलंद करेंगे। उनकी जिंदगी का सफर और कामयाबी 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक नई उम्मीद है। इस मौके पर खेल और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा भी मौजूद थीं। 17 साल बाद T20 आलमी चैंपियन बनी भारतीय टीम का मुंबई पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल किया गया। मुंबई में आलमी फातेह भारतीय टीम के लिए विक्ट्री मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च के दौरान मैरिन ड्राइव पर क्रिकेट के शायकीन का जमे गफी नजर आया। हजारों की तादाद में क्रिकेट के शायकीन आलमी फतेह भारतीय टीम की एक झलक पाने के लिए जमा हुए थे और इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में BCCI के जरिए खिलाड़ियों को एजाज से सरफराज किया गया। मुंबई की सड़कों पर हर तरफ टीम इंडिया का शोर।
कैरेबियन सरजमीन पर जबरदस्त जीत के बाद आलमी चैंपियन बनकर वतन वापस लौटी टीम इंडिया ने जब मुंबई के नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक एक खुली बस में जीत का जश्न मनाया तो टीम की जीत के हीरोज की एक झलक देखने के लिए हर कोई बेताब नजर आया। मायानगरी के वानखेड़े स्टेडियम की तरफ जाने वाली हर सड़क टीम इंडिया की जीत के नारों से गूंज उठी। लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि 17 साल बाद ये जीत हम वतनों के लिए क्या मायने रखती है। दूसरी तरफ बस में सवार टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए ये लम्हा एक सुनहरा बाब दर्ज कर रहा था। जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्या यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। माजी की सुनहरी यादों और मौजूदा तारीखी लम्हात का गवाह बने वानखेड़े स्टेडियम का माहौल भी टीम इंडिया की जीत के नारों से गूंज रहा था। इसी दरमियान बीसीसीआई ने टीम इंडिया को मुबारकबाद दी और खिलाड़ियों को 125 करोड़ की इनाम की रकम से नवाजा गया। यकीनन मुंबई की सड़कों पर जमा होने वाले हुजूम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस मुल्क के लोगों की रगों में क्रिकेट का लहू बहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। क्विस्ट पंकज एडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पंकज एडवाणी ने सेमीफाइनल में सौरभ कोठारी को 5-0 से शिकस्त दी और इससे कबल उन्होंने क्वार्टर फाइनल में श्री कृष्णा सूर्यनारायण को शिकस्त दी थी। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर। पीएम मोदी और सदर पुतिन अपने कसीर जहती ताल्लुकात का लेंगे जायजा। वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से किया मुत्तला। बरतानिया में आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की जबरदस्त अक्सरियत से जीत। कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त। कीर स्टारमर होंगे बरतानिया के अगले वजीर आजम। पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के रहनुमा कीर स्टारमर को दी मुबारकबाद। T20 वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस पहुंची भारतीय टीम ने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। क्रिकेटर्स से उनके तजर्बात पर हुई बातचीत। खिलाड़ियों से बात करते हुए वजीर आजम खुश नजर आए। वजीर आजम ने पेरिस ओलंपिक जाने वाली भारतीय टीम से भी की मुलाकात। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और किंजरापू राम मोहन नायडू की मौजूदगी में गति शक्ति यूनिवर्सिटी और एयरबस के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत। इस इक़दाम से नौजवानों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली जल बोर्ड घपले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई जगहों पर छापे। ईडी को नकद रकम समेत दस्तावेजात और डिजिटल सबूत मिले। नीट पीजी इम्तिहान की नई तारीखों का ऐलान। 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में होगा इम्तिहान। मजीद मालूमात जल्द ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी दस्तयाब। आसाम में सैलाब की वजह से हालात अबतर। वजीर आला ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का लिया जायजा। अगले 4-5 दिनों तक मगरबी और शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशों का रेड अलर्ट जारी।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।